गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संसाधन एवं विकास भाग 4 उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते। देखिए बेटा, हेडिंग नंबर 5 है भूमि संसाधन। मनुष्य भूमि पर रहता है, उसकी सभी आर्थिक क्रिया प्रक्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होती हैं तथा कई रूपों में इसका उपयोग होता है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है। वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, परिवहन, संचार सेवाएं तथा आर्थिक क्रियाकलाप का आधार भूमि है। भूमि अपने महत्व के साथ ही एक सीमित संसाधन है। इस कारण उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग योजनाबद्ध तथा सावधानी पूर्वक करना ही होगा। भारत की भूमि पर कई भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। यह पर्वत, पठार, मैदान, झरने, द्वीप इत्यादि रूप में स्थित है। 43% भूभाग पर मैदान है। इसको याद रखिएगा, कितने प्रतिशत भागों पर मैदान है? तो 43% भाग पर मैदान है, जहाँ कृषि तथा उद्योग की संक्रियाएं गतिशील होती हैं। पर्वत संपूर्ण भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर हिस्से पर विद्यमान है। पर्वतीय क्षेत्र कई सदा नीरा बारहमासी नदियों के उद्गम का स्रोत है। यह पर्यटक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए बेटा कि जो हम भूमि जो है प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और भूमि पर ही हम अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। तो भूमि संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से तथा सावधानी पूर्वक ही इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भूमि पर ही पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, द्वीप, झरने इत्यादि स्थित हैं और इन्हीं भूमि पर हम सब रहते भी हैं। और जितने भी परिवहन है, संचार सेवाएं हैं, वनस्पतियां हैं, वन्य जीव तथा मानव जीवन, सब कुछ ही भूमि पर ही संभव है। अतः इनका उपयोग क्या है? सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। देखिए बेटा, 6 नंबर हेडिंग है भूमि संसाधनों का उपयोग निम्न उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे वन। अब जैसे देखिए, आपको वन लगाना है तो कहाँ पर लगाएंगे? आप जो है भूमि पर ही लगाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध जमीन, उसमें फर्स्ट नंबर दिया बंजर तथा कृषि के अयोग्य भूमि। अब वो क्या है? वो कृषि के करने योग्य नहीं है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इसके अंतर्गत देखिए जैसे इमारत, सड़कें, उद्योग हैं, ये गैर कृषि प्रयोजनों के लिए, मतलब इस भूमि पर जो कृषि योग्य नहीं है उन पर क्या काम हो रहा है? या तो सड़कें बनाई जा रही हैं, या तो इमारतें खड़ी करी जा रही हैं, या तो उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो उस जगह पर भी कृषि नहीं की जा सकती है। ठीक, अगली देखिए, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अब देखिए, कृषि के लिए कुछ ऐसी भूमि और भी हैं जिनको हम कृषि कार्यों के लिए उस भूमि का हम कृषि कार्यों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। अब जहाँ पर जो है पशु जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर चरने का स्थान है, वहाँ भी आप कृषि नहीं कर सकते हैं। ठीक, विविध प्रकार के वृक्ष, फल, उद्यानों के अधीन जो भूमि आती, यानी विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हैं, फसल लगी हैं, उद्यान हैं, बाग बगीचे, वहाँ भी आप जो है कृषि नहीं कर सकते हैं, यानी वो क्षेत्र भी क्या है? कृषि योग्य नहीं है। देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि वह भूमि जहाँ पर 5 वर्षों से कृषि नहीं की गई है, वो भूमि क्या कहलाती है? बंजर भूमि कहलाती है। तो उस पर भी कृषि कार्य करना संभव नहीं है। परती भूमि क्या होती है कि वर्तमान परती भूमि और पुरातन परती भूमि, 1 वर्ष या उससे कम समय में जिस भूमि पर खेती ना की गई हो, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। और पुरातन परती भूमि 1 वर्ष से या 5 वर्ष तक की अवधि में जिस भूमि पर खेती नहीं की गई होती है, उसे पुरातन परती भूमि कहते हैं। अब अगला कह रहा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है? तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र माना जाता है। इसे सकल कृषि क्षेत्र भी कहते हैं।
देखिए बेटा, अगली हेडिंग है कि भारत में भूमि प्रारूप। हम अब देखेंगे अगली हेडिंग में कि भारत का जो भूमि प्रारूप है वो किस प्रकार से बनाया गया है। भूमि उपयोग का तात्पर्य मनुष्य द्वारा धरातल के विविध रूपों को प्रयोग में लाए जाने की प्रक्रिया है। भारत में भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले दो तत्व इस प्रकार है। पहला है भौतिक कारक तथा दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारकों में भू आकृति, जलवायु तथा मृदा के प्रकार हैं। मानवीय कारक में जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति एवं परंपराएं हैं। देखिए बेटा, जो दोनों प्रकार के कारक हैं उनका मेन संबंध किससे? भूमि से ही है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश के 93% भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर राज्य में असम राज्य को छोड़ करके अन्य राज्यों की भूमि उपयोग आंकड़ों की जानकारी नहीं है। देखिए, केवल असम राज्य है पूर्वोत्तर भारत में का केवल असम राज्य है जिसमें भूमि के उपयोग के आंकड़े पता हैं कि कितनी भूमि पर क्या कार्य होता है, कितनी भूमि पर कृषि की जाती है। बाकी अन्य जो राज्य हैं जैसे कि पूर्वोत्तर में मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, तो इन सब राज्यों की जो है जानकारी, इन भूमि उपयोग के आंकड़ों की जानकारी नहीं है। जबकि देखिए बेटा, उसी हेडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान एवं चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग के सर्वेक्षण नहीं किया गया है। कह रहे हैं जिस प्रकार से ये कहें कि पूर्वोत्तर राज्य में असम को छोड़ करके बाकी जगहों पर भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के भी भूमि उपयोग के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। या तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारत में केवल 93% भूमि आंकड़ों का ही उपयोग है, मतलब भूमि का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, भारत में स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। चारागाहों के सिकुड़ जाने का प्रभाव पशुधन को उपलब्ध होने वाले चारे पर हुआ है। पशुधन की बेहद संख्या को किस प्रकार चारा उपलब्ध कराया जाएगा? यदि चारा उपलब्ध कराने में कमी दर्ज की जाती है तो इसका क्या परिणाम होगा? वर्तमान पड़ती भूमि तथा अन्य पड़ती भूमि उपजाऊ नहीं है। जो पड़ती पड़ी हुई भूमि है 1 साल से या और पुरातन, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा वर्तमान पड़ती भूमि और पुरातन पड़ती भूमि, तो उस पर जो है कि वो भूमि क्या उपजाऊ नहीं है, उस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता और इन फसलों की उत्पादन लागत अत्यधिक होगी। मतलब अगर इन पर उत्पादन किया भी जा सकता है तो अन्न को उपजाने में लागत मतलब पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। इस कारण ऐसे भूमि क्षेत्र 2 या 4 वर्ष की अवधि में बोए जाते हैं। यदि इन क्षेत्रों को देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाए, यानी जो पड़ती भूमि का क्षेत्र है अगर इनको शुद्ध भूमि के अंतर्गत शामिल कर लिया जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 54% हिस्से पर कृषि कार्य का अनुपात बन सकता है। तो आपको बस इतनी लाइनों से आपको बस इतना याद रखना है कि लगभग 54% भाग पर कृषि की जाती है। भारत में लगभग 54% भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत राज्यवार भिन्न भिन्न है। पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में 80% क्षेत्र कृषि की जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तो जो आपके ये बोए गए क्षेत्रों के आंकड़े हैं वो भिन्न भिन्न राज्यों में, मतलब अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बता दिया गया कि पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, जबकि वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में क्या है, केवल 10% भाग पर ही कृषि की जाती है। अभी हम उसी हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार, देखिए भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के माध्यम से वनाच्छादित क्षेत्रों को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% भूमि पर होना वांछित माना गया है। देखिए बेटा, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत ये कहा गया कि 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, किंतु अभी भी ये क्षेत्रफल काफ़ी कम है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट
2017 के अनुसार जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 24.39% भाग पर वन है। वन नीति द्वारा निर्धारित ये सीमा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। वन क्षेत्र का महत्व आजीविका तथा रोजगार के अवसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग का एक रूप बंजर भूमि तथा दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि है। ठीक, बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, मरुस्थल, दलदली भाग इत्यादि भी शामिल है। अब आप ये मत समझिएगा कि जिन क्षेत्रों पर कृषि नहीं की जाती वो तो बंजर भूमि कहलाते हैं। साथ साथ में जो पहाड़ी, चट्टानें हैं, मरुस्थल है, दलदली भाग हैं, वो भी क्या है, जो है बंजर भूमि के अंतर्गत आती हैं। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि पर भवन, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग धंधे इत्यादि बनाए जाते हैं। ये जब आपको हम भूमि उपयोग हेडिंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था गैर कृषि प्रयोजनों में जो लगाई गई भूमि है उस पर क्या क्या भवन, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग धंधे आदि स्थापित किए जाते हैं। वहाँ पर हम पहले ही आपको बता चुके थे। भारत में लंबे समय से भूमि संरक्षण तथा प्रबंध की गंभीरता से नहीं लिया गया है। साथ ही भूमि उपयोग सतत तथा अव्यावहारिक रूप से करने के कारण भूमि संसाधनों का निम्नीकरण हुआ है। ये समाज तथा पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा प्रमाणित हो सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो भूमि है उसका जो है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अतः जो है उसका उपयोग क्या सीमित मात्रा में किया जाए तथा योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, जिससे जो है किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगली हेडिंग 8 नंबर हेडिंग है भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय। देखिए, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग कई पीढ़ियां लगातार करती रही हैं। कहने का मतलब हमारे पूर्वजों ने भी भूमि का उपयोग किया, हमने भी किया, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी भूमि का उपयोग करेंगी। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि भूमि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भोजन, मकान, वस्त्र की मूलभूत आवश्यकताएं सहित दैनिक जीवन के 95% ज़रूरतें भूमि से ही पूरी की जाती। यानी अगर हम ये कहें तो हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो पूरी हो रही, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, वो किससे पूरी हो रही? भूमि से ही पूरी हो रही। मानवीय क्रियाकलापों से भूमि निम्नीकरण के कारण भूमि अपनी प्राकृतिक शक्ति को खो रहा है, जिसके कारण उनके संरक्षण की चिंता सामने आई है। भारत में इस समय 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। देखिए, इसमें से 50% जल द्वारा अपेक्षित है, जबकि 28% भूमि वन द्वारा निम्नीकृत है। ऐसे निम्नीकृत भूमि लवणी तथा क्षारीय है और मानवीय क्रियाएं, खनन, पशुचारण, वनोन्मूलन इत्यादि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारण हैं। खदानों को खनन के बाद गहरी खाइयों तथा मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। अनुपयुक्त खानों की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया सामने आई है। खनन के कारण तथा उद्योगों से निकलने वाले धूल कण वायुमंडल में विसर्जित हो जाते हैं, अतः अंततः भूमि निम्नीकरण के कारण बनते हैं। देखिए, खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद क्या किया गया कि जो खनिज थे उनको बाहर निकाल लिया। तो जब बाहर निकालते गए तो वो स्थान क्या हो गया, जो है वहाँ पर गड्ढे बन गए। तो वो क्या था, भूमि निम्नीकरण के कारण बने। ऐसे में जो है बहुत सारे वनों को मिटा करके, यानी वनों को ख़त्म करके, वहाँ उन वनों को काट करके, ठीक है, और उसकी खुदाई, भूमि की खुदाई की गई और नीचे धरातल को खोद करके जो है खनिज निकाले गए। तो ऐसी जगहों में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में वनों को काटा गया। किसके लिए? खनिजों को, खनिज पदार्थों के लिए वनों को काटा गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वनोन्मूलन करके व वनों को हटा करके जो है वहाँ पर खनिज निकाले गए, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वनों को नष्ट करके जो है वनों को नष्ट करके और धरातल को खोद करके खनिज निकाला गया। ऐसे राज्यों में आपके झारखंड,
झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य आते हैं। उसके बाद देखिए विगत दशकों में औद्योगिक जल तथा अपशिष्टों के कारण जल प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। तो यहाँ से भी एक आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि किन राज्यों में पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहाँ पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ। महाराष्ट्र में भी भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अति पशुचारण भी है। तो इसमें जो है आपका क्या है, महाराष्ट्र। अभी हम इसी हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे। देखिए अधिक सिंचाई तथा उर्वरकों के अधिक उपयोग से भूमि निम्नीकरण की प्रवृत्ति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर जो भूमि नष्ट हुई है वो किन के कारण हुई? सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग के कारण जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण बनी। अति सिंचाई के कारण उत्पन्न जलाक्रांता भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। मृदा की लवणता और क्षारीयता का बढ़ना भी भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। भूमि निम्नीकरण की समस्या का हल निकालने के कई तरीके मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि जो भूमि निम्नीकरण की समस्या है उससे निपटने के क्या क्या कारण हैं। देखिए अब जो काम हो रहे थे, अगर जिनके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा था, अगर वो सारे काम करना बंद कर दिया जाए तो भूमि निम्नीकरण नहीं होगा। जैसे वना उन्मूलन, ठीक, वनों को नष्ट किया जा रहा था तो अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाए, वनारोपण किया जाए, उचित चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाए। ठीक, चारागाह के कारण भूमि में निम्नीकरण हो रहा तो चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाए। पशु चारण नियंत्रण किया जाए, यानी पशुओं के चरण पर नियंत्रण लगाया जाए। प्रमुख प्रक्रिया है जिससे भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। तो क्या करना चाहिए, वनारोपण करना चाहिए और चारागाहों का उचित प्रबंध करना चाहिए, पशु चारण को नियंत्रित करना चाहिए, जिससे कि भूमि निम्नीकरण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। वृक्षों की रक्षक मेखला शेल्टर बेल्ट वस्तुतः भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित करने की प्रभावी प्रक्रिया है। इससे भूमि कटाव तथा मरुस्थलीय रेतों को रोकने में सहायता मिलती है। पशुचारण पर नियंत्रण तथा रेतीले टेलों को कांटेदार झाड़ियों के माध्यम से स्थिर बना करके भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। बंजर भूमि के प्रबंधन, खाद्यान्नों का उचित ट्रीटमेंट, उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्टों का चक्रण कर प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। जो निम्नीकरण वर्ड आ रहा है उसको मतलब समझ रहे हैं आप। निम्नीकरण का मतलब होता है जो मिट्टी बर्बाद हो रही है उसे निम्नीकरण कहते हैं। ठीक, धन्यवाद।